हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा लोक अदालत, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसके बारे में मैं तो यही कहूँगी कि हर लॉ के स्टूडेंट को इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि लोक अदालत का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे आज, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सभी जो है सीरीज़ के साथ कवर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए आज का बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, लोक अदालत का शाब्दिक अर्थ बनता है जनता की अदालत। लोक माने हो गया आपका पब्लिक और अदालत से मीन्स अदालत, तो जनता की अदालत। बहुत ही सिंपल वर्ड्स जो है वो इसका मीनिंग इसका निकल कर आता है। और ये क्या है कि आपसी सुलह और बातचीत की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, ताकि आपसी सुलह से और बातचीत से जो है वो मामले को निपटाया जा सके। जहां अदालत में जितने भी मामले लंबित होते हैं उसमें पक्षकारों के बीच में समझौता करके सौहार्दपूर्ण तरीके से इसमें निपटाया जाता है। यानी एक तरीके से लोक अदालत जो है वो आपकी आपसी सुलह और आपकी आपसी बातचीत पर अपनाई जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अच्छे तरीके से, हारमोनियस तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने मामले का निपटारा करके आपसी समझौते से उसे निपटा लो। अब हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसके बारे में समझेंगे। देखिए, आपसी सहमति से विवादों को निपटाने के लिए सरकार के द्वारा ही लोक अदालतों की स्थापना की गई है। लोक अदालतों के अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? या तो उसमें वकील होते हैं या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, यानी कि जो आपके जो रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं। लोक अदालतों का गठन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए वादे को पूरा करने के लिए ही किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हर नागरिक को सामाजिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की सुरक्षा देने की बात की गई है। तो क्या कहा गया है हमारी प्रीएम्बल में कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, सबको ऐसा जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसी पर्पस की पूर्ति के लिए लोक अदालतों का जो प्रोविज़न वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब भारतीय संविधान में हम आ जाते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था 39A। इसमें कहा गया था कि समाज के जो कमज़ोर और जो वंचित वर्ग हैं उनको फ्री में लीगल एड दी जाएगी, विधिक कानूनी मतलब निशुल्क कानूनी सहायता जो है वो दी जाएगी और समान अवसर के आधार पर उनको जस्टिस मिलेगा। तो इस तरीके से हर किसी को समान जस्टिस मिलना चाहिए, किसी के साथ कोई जस्टिस देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए, फ्री में लीगल एड मिलनी चाहिए जो निशुल्क कानूनी सहायता है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 39A में। और इसी तरह से भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में भी विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये आपके एक तरीके से कहीं ना कहीं एक फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं, इक्वल जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या है कि आम नागरिक के लिए एक कानून में प्राप्ति का एक मार्ग जो है, जस्टिस के प्राप्त करने का एक मार्ग जो है वो आसान करता है। यहीं से लिंक करके हम लोक अदालत को पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि इन्हीं प्रावधानों के अनुसरण में, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए 1987 में संसद के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था। एक्ट का नाम था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ये अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ और लोक अदालत को इसी अधिनियम के द्वारा एक लीगल स्टेटस दिया गया, एक वैधानिक दर्जा दिया गया। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें लोक अदालत का प्रावधान किया गया है, तो हमें ये एक्ट ध्यान रखना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। ठीक, और ये लागू कब से हुआ था? 9 नवंबर 1995 को। तो हमें ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए, पहला लोक अदालत का शिविर लगाया कहाँ गया था? सबसे पहली लोक अदालत कहाँ लगाई गई थी? तो 1982 में गुजरात में सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था। और लोक अदालत वैकल्पिक विवाद जो समाधान प्रणाली है, जो आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसी में से एक माना जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADR भी बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका है लोक अदालत मामलों को सुलझाने का। अच्छा, भारत में लोक अदालतों के शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जाता है जस्टिस PN भगवती जी को, और उन्होंने लोक अदालतों की इन्हें अवधारणा का जनक माना जाता है। तो अगर कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए कि लोक अदालतों का जो श्रेय है वो इंडिया में या लोक अदालतों
की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है, तो वो जस्टिस पीएन भगवती हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इस विचार की शुरुआत जो है वो की थी। अब जो लोक अदालत है इनका ज्यूरिडिक्शन देख लेते हैं, मतलब किस तरह के मामले ये देखती हैं। तो लोक अदालत के बाद पक्षकारों के बीच में विवाद को निपटाने के लिए समझौता करने का पूरा अधिकार होता है। वो समझौता कराती हैं दोनों पक्षकारों के बीच में, जो दोनों पार्टीज होती हैं। साथ ही ये न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई करती हैं, और ऐसे मामलों में भी ये सुनवाई का इन्हें अधिकार होता है जो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि जिन मामलों पर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है उनको ये सुनती हैं, और जो मामले कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़े हैं उनकी भी ये सुनवाई करती हैं, लेकिन उन्हें न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाता। ठीक, अब लोक अदालत देखती किस तरह के मामले हैं, उन मामलों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो वैवाहिक मामले होते हैं, शादी के मामले, पारिवारिक मामले, आपराधिक मामले, जो क्रिमिनल आपके केसेस होते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो मामला शमनीय होना चाहिए, मतलब उसमें समझौता होता हो। अब इसके बारे में बताया गया है आपको सीआरपीसी के सेक्शन 320 में। उसमें बताया गया है कि कौन से मामले शमनीय होते हैं, कौन से शमनीय नहीं होते, वो बाद का विषय है। फिलहाल तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसमें जो मामले शमनीय हैं सिर्फ उनमें ही लोक अदालत देख सकती है जिनमें समझौता हो सकता है। इसके बाद आपके लैंड के डिस्प्यूट, भूमि विवाद, मजदूरों के विवाद, कामगारों के मुआवजे से संबंधित जो विवाद होते हैं, बैंक की वसूली से संबंधित विवाद, प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होता है उससे रिलेटेड विवाद, बीमे के विवाद, बिजली के संबंधी विवाद। तो ये कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं आप देख सकते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहते हैं, है ना, रोज़मर्रा की जो लाइफ में होते हैं, आपके डेली डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं, वही सारे डिस्प्यूट्स हैं। अब हम इसकी पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसको क्या पावर मिलती है, क्या पावर होती है इसके पास, तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, वही पावर होती है लोक अदालत की। दूसरा, विवाद के निर्धारण के लिए अपने खुद का प्रोसीजर बनाती है। तो कौन बनाता है प्रोसीजर, ये खुद बनाती है लोक अदालतें। तीसरा, लोक अदालत के सामने सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो आईपीसी के अधीन न्यायिक कार्रवाइयाँ मानी जाती हैं। तो सारी की सारी जो इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी। लोक अदालत के जो जजमेंट्स होते हैं वो दीवानी न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री के समान उनको माना जाता है। जैसे सिविल कोर्ट के जो डिक्री पारित करता है उसका जितना महत्व होता है उस डिक्री का, उतना ही लोक अदालत के जजमेंट्स का होता है। लोक अदालत के द्वारा दिया गया जो जजमेंट है वो विवाद के जो पक्षकार हैं, मतलब जो पार्टीज़ हैं, डिस्प्यूट के जो पार्टीज़ हैं, उन पर अंतिम और बाध्यकारी होता है, फाइनल होता है। ठीक, वो उन्हें मानना ही होता है। और लोक अदालत के जजमेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जाती। ये बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि क्या लोक अदालत के जजमेंट के खिलाफ आप अपील कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो इसका जवाब है नहीं, लोक अदालत के जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं होती है। अब इसका महत्व पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, लोक अदालत में मामलों के लिए कोई आपको कोर्ट फीस, कोई भी न्याय शुल्क जमा नहीं करना पड़ता। कोर्ट में तो आप जब केस फाइल करते हो, मामला चलता है, तो आपको कोर्ट फीस देनी होती है, लेकिन लोक अदालत बिल्कुल इससे अलग है, कोर्ट फीस आपको नहीं देनी होती है। अगर कोर्ट फीस मान लीजिए पहले ही आपने जमा कर भी दी, तो भी लोक अदालत में विवाद के निपटारे पर वो राशि आपको वापस कर दी जाएगी, आपको वो फीस लौटा दी जाएगी। सेकंड पॉइंट है, लोक अदालत के मामलों में सुनवाई बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है ना, पक्षकारों को जल्दी से न्याय मिल जाता है, ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस है। तीसरा है, जो विवाद के पक्षकार हैं वो वकील के माध्यम से न्यायाधीश से बात करते हैं, जो नियमित रूप से जो अदालतें रोज़ाना चलती हैं उनमें ऐसा संभव नहीं है। अब क्या लोक अदालतें वारंट जारी कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, जैसे अदालतें जारी करती हैं, तो क्या लोक अदालत भी कर सकती है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। लोक अदालतें ना तो बेलेबल ना ही नॉन बेलेबल, यानी कि ना तो जमानती वारंट जारी कर सकती हैं ना ही गैर जमानती वारंट जारी कर सकती हैं, बल्कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच समझौते के लिए इनको बनाई गई है कि उनके बीच समझौता करा दें और मामले को निपटा दें, ताकि आपसी विवादों को समझौते से ही निपटाया जा सके। अब हम इसके लाभ पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सिंपल बेनिफिट्स हैं, आप भी बहुत सारे तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने ध्यान से देखा हो। तो पहला इसका वो है, इसका जो सबसे पहला लाभ है वो है वकील पर खर्च बहुत कम होता है। दूसरा है, मामले का जल्दी से निपटारा हो जाता है, मामलों को आपसी सुलह से निपटा दिया जाता है, कोर्ट फीस भी नहीं लगानी होती, मुआवजा तुरंत आपको मिल जाता है और पक्षकारों को आसानी से न्याय मिल जाता है। लोक अदालतों का निर्णय अंतिम होता है, तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती, ये तो पता ही हमने अभी पढ़ा है कि अपील नहीं होती, और किसी भी पक्षकार को इसमें सज़ा नहीं मिलती। ये सारे जो लाभ हैं ये लोक अदालतों से संबंधित हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लाभ भी हमें जानने चाहिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने जितना भी ओवरऑल जो भी मुझे लोक अदालतों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना, वो सारी इसमें मैंने ऐड की है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया ही है कि हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब सीरीज़ में कवर करेंगे, इसलिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।